Morning class 11th and welcome to the class. We are going to start the third part of the explanation of the chapter The Address. We have already learned that the narrator has paid a second visit to Mrs. Dorling's house, but this time Mrs. Dorling is not there and she was able to enter the house with her daughter. She was very depressed, amazed and surprised to see that her valuable and antiques were misused by Mrs. Dorling. By the time Mrs. Dorling's daughter asked her for the tea. My mother will be back soon, said the girl. I have already made tea for her. Will you have a cup? Thank you, said the narrator and looked up the. Now, she said thank you. The girls put ready cups on the tea table. She had a broad back just like her mother. She poured tea from a white pot. The pot had a golden border on the lid. The narrator remembered it. The girl opened a box and took some spoons out. Then she poured out tea for the narrator. Now the tea is ready and the girls, Mrs. Dorling's daughter, put the cups on the table. She also resembled her mother in her body physique and she poured the tea from a white tea pot. Now क्योंकि वो व्हाइट टी पॉट भी नरेटर का ही था तो उसे याद आया कि इस टी पॉट के चारों तरफ एक गोल्डन बॉर्डर हुआ करती थी. Then Mrs. Dorling's daughter opened a box and took out some spoons. That's a nice box, said the narrator, as if to herself. और उस बॉक्स को देखते ही नरेटर को अपनी फिर पुरानी यादें याद आ गई और उसके मुंह से एकदम से निकल पड़ा कि ये बहुत ही अच्छा डब्बा है. ऐसा लग रहा था कि वो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर से नहीं अपने आप से बात कर रही है. The girl laughed and said, My mother says it is antique. We have got lots more. She pointed round the room and said, See yourself. तो जब नरेटर ने उस बॉक्स की तारीफ करी तो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर हंसी और बोली कि मेरी मम्मी कहती हैं कि ये एंटीक है, बहुत पुरानी है और बहुत कीमती हैं और आपको पता है हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. शी पॉइंटेड अराउंड द रूम एंड सेड सी योरसेल्फ. और फिर जिस कमरे में वो लोग बैठे हैं उसकी तरफ इशारा करते हुए मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर ने कहा कि आप खुद देख सकती हो कि हमारे पास एंटीक्स का कितना अच्छा कलेक्शन है. द नरेटर हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड. She knew which things the girl meant. She just looked at the tea table. As a child, she had always liked the apple and the pewter plate. नरेटर को लड़की के हाथ का इशारा समझने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो समझ गई थी जो भी चीज़ें वो लड़की दिखा रही है वो सब उसी की हैं. उसने केवल चाय की मेज़ की तरफ देखा और जब वो उसके ऊपर एक प्लेट पड़ी थी. जब वो बच्ची थी तो वो प्लेट कांसे की, एक मेटल होता है उसकी बनी हुई थी और उस प्लेट पर बना हुआ एप्पल उसे बचपन में बहुत अच्छा लगता था. We use it for everything, she said. Once we even ate off the plates hanging there on the wall. जब नरेटर उस फ्रूट प्लेट को घूर रही थी तो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर ने बोला कि हम इस प्लेट को हर काम के लिए लेते हैं, खाने के लिए, सब्जी काटने के लिए, वॉट एवर इज इट. और आपको पता है हमने तो एक बार वो ऊपर जो बोन चाइना के हैंगिंग्स मतलब प्लेट्स के रूप में हैंगिंग्स लटक रहे हैं, हमने तो उनमें भी खाना खाया था. द नरेटर फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. अगेन द थॉट्स ऑफ हर मदर फ्लडेड हर माइंड. शी सेड एज इफ टू हरसेल्फ. इस बीच में नरेटर उस वुलन क्लॉथ पे, टेबल क्लॉथ पे हाथ फेर रही थी क्योंकि उसे पता था कि ये एक तरफ से कभी जल गया था. ये जला हुआ निशान उसे मिल गया और फिर उसे उसकी माँ की यादों में ले गया और उसने अपने आप से कहा, माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर. I asked her which silver she meant and she replied, surprised, that it was the spoons, forks and knives. And that was the strange thing. I didn't know that the cutlery we ate off every day was silver. The girl laughed again. और फिर वो लड़की बोली कि एक दिन मेरे को मेरी माँ ने बोला कि क्या मैं घर में रखी चांदी को पॉलिश करने में उनकी मदद करूँगी. तो मैं सरप्राइज अचंभित हो गई कि कौन सी सिल्वर. तो उसकी माँ ने उनको बताया कि जिन चम्मच, कांटे और छुरी से वो खाते हैं वो सब चांदी के हैं. और ये जानना उस लड़की के लिए बड़ा ही आश्चर्यजनक था. आई बेट यू डोंट नो इट इज इधर, सेड द नरेटर. और नरेटर ने अपने ख्यालों में जवाब दिया कि तुम्हें भी नहीं पता होगा कि शायद ये चांदी के. वॉट वी ईट विद, शी आस्क्ड. वेल, डू यू नो,
She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a door. I'll look. It is in here. तो वो लड़की थोड़ी सी घबराई और फिर एक ड्रॉर के पास जाके उसको खोलने की कोशिश करने लगी जिसमें वो कटलरी रखी हुई थी. द नरेटर जम्प्ड अप. शी वॉज फॉरगेटिंग द टाइम. शी हैड टू कैच हर ट्रेन. और ये सब देख के नरेटर एकदम से खड़ी हो गई. उसे लगा कि वो टाइम का ख्याल रखना भूल गई थी और ट्रेन नहीं पकड़ पाएगी. द गर्ल हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉवर. डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर. अब वो लड़की जो ड्रॉर खोल के देखना चाह रही थी उसका हाथ वहीं रुक गया क्योंकि उसने नरेटर को खड़ा देखा, जाने के लिए तैयार देखा. तो उसने पूछा, क्या आप मम्मी का वेट नहीं करोगे? नो, आई मस्ट गो, said the narrator as she walked to the door. The girl pulled the drawer open. तो वो लड़की आधी खुली ड्रॉर को छोड़कर उसकी तरफ आ गई. As she stepped out, she could hear the jingling of spoons and forks. और जब वो बाहर निकली तो उसे उस लड़की के ड्रॉर खोलने की और चमचों को इधर उधर करने की आवाज आई. At the corner of the road, she looked up at the nameplate, Marconi Street, it said. The narrator had been at number 46, so the address was correct, but now she didn't want to remember it anymore. All those things had lost their importance for her, and what she could do with them in a small rented room where only a handful of cutlery would fit in the narrow table drawer. नरेटर बाहर आई. उसने फिर से वो एड्रेस देखा. एड्रेस वही था जो उसकी माँ ने बताया था, पर अब वो उस एड्रेस को याद नहीं रखना चाहती थी. पहली चीज़ इसलिए क्योंकि उनके सारे एंटीक्स बहुत ही गंदे तरीके से यूज़ किए जा रहे थे. दूसरी चीज़, उसे ये शायद रियलाइज़ हो गया था कि ना तो अब उसके पास माँ है, ना इतना बड़ा घर जिसमें वो ये सब चीज़ें रख सके. शी रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस. और उसीलिए उसने निश्चय किया कि वो इस पते को भूल जाएगी. ऑफ ऑल द थिंग्स शी हैज़ टू फॉरगेट, दैट सीम्स हर टू बी द ईजिएस्ट. और उसने सभी बातें भूलने का निश्चय किया जो उसे अपने पास्ट को याद दिलाती थी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. रीड द चैप्टर and go through. If you face any problem, let me know. And please, students, the online classes are on. Kindly ask for your class code and attend the online classes.